हेलो गाइस, स्वागत है आपका सिटीजन चैनल पर। और आज आप देखने वाले हो बहुत ही यूनिक मूवी जिसका नाम है ला llorona। और ये कॉन्जरिंग यूनिवर्स से बिल्कुल भी कनेक्टेड नहीं है, ना ही ये द कर्स ऑफ ला llorona का रिप ऑफ है। ये कम्प्लीटली डिफरेंट और ओरिजिनल फिल्म है। इनफैक्ट ये मूवी भी द कर्स ऑफ ला llorona के ईयर 2019 में बनी थी, लेकिन वो एक बड़े स्टूडियो के अंडर थी और ये एक लो बजट फिल्म थी। ये ग्वाटेमालन हॉरर ड्रामा फिल्म है। इसे 2019 में वेनिस फिल्म फेस्टिवल और टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में भी प्रीमियर किया गया था। इस फिल्म को बहुत भारी प्रेज मिली थी इसके यूनिक प्लॉट की वजह से, और फाइनली इसे 6 अगस्त 2020 को शडर पर रिलीज कर दिया गया। शडर एक अमेरिकन स्ट्रीमिंग सर्विस है, बिल्कुल नेटफ्लिक्स की तरह, और शडर को आप हॉरर का घर भी कह सकते हो। तो ऐसी यूनिक और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर से ऑन कर लो, ताकि मुझे वीडियो बनाने की मोटिवेशन मिलती रहे और आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन। ला llorona का मतलब है द वीपिंग वुमेन, यानी कि रोती हुई औरत। ला llorona का लेजेंड आपको पता ही होगा कि उसने अपने 2 बच्चों को डुबाकर मार दिया था और अब वो इटर्निटी के लिए उनकी मौत को रोती है। तो देखते हैं इस मूवी में ये लेजेंड कैसे दिखाया गया है। अब ज़्यादा देर ना करते हुए जल्दी से स्टोरी स्टार्ट करते हैं। मूवी के स्टार्ट में हम देखते हैं एनरिक मोंटेवर्डे को, जो कि ग्वाटेमाला का फॉर्मर डिक्टेटर है। उसके ऊपर इल्जाम है कि 1980s में उसने नेटिव मायंस लोगों को मरवाया था। माया एक एंशिएंट सिविलाइजेशन है और उसके लोगों को मायंस कहा जाता है, जो कि ग्वाटेमाला में रहते थे। 1960 से 1996 के बीच ग्वाटेमाला में सिविल वॉर चली थी, जिसमें मिलिट्री ने मायन लोगों का मैसेकर किया था। इस फिल्म में उसी पीरियड की बात चल रही है और मिलिट्री का हेड एनरिक को बताया जा रहा है, जिसने उस मैसेकर के ऑर्डर्स दिए थे। उसके ऊपर कोर्ट में केस चल रहा है और कल कोर्ट अपना फैसला सुनाने वाली है, इसलिए उसकी पूरी फैमिली चिंता में है। एनरिक की फैमिली में है उसकी वाइफ कार्मेन, उसकी बेटी नटालिया और नटालिया की बेटी सारा। उनकी एक वफादार सर्वेंट भी है जिसका नाम है वेलेरियाना। रात को जब एनरिक सो रहा था तो उसे किसी औरत के रोने की आवाज़ सुनाई देती है। वो अपनी गन लेकर चेक करने जाता है। वो देखता है कि बाथरूम में पानी चल रहा था। वो टैप को बंद कर देता है, लेकिन फिर भी उसे कुछ आवाज़ आ रही थी। उस आवाज़ का पीछा करते करते वो किचन में पहुंच जाता है। उसके पीछे उसकी वाइफ भी किचन में पहुंच जाती है और उसकी हार्ट सुनते ही एनरिक बिना कुछ सोचे समझे उसकी तरफ गोली चला देता है। तब वेलेरियाना भाग कर आती है, लेकिन एनरिक उसे भी दबोच लेता है। अब आप सोच रहे होंगे कि वो ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है, क्योंकि इस वक्त हजारों लोग ऐसे हैं जो कि उसे मारना चाहते हैं। कोर्ट के फैसले से पहले वो खुद ही जस्टिस करना चाहते हैं, इसलिए एनरिक को अपने घर में इतना सतर्क रहना पड़ रहा है। खैर, शोर सुनकर सब वहाँ पहुँच जाते हैं और एनरिक का सिक्योरिटी हेड लेटोना उससे गन ले लेता है। अगर उसे थोड़ी देर हो जाती तो शायद एनरिक वेलेरियाना को मार देता। उसकी वाइफ को भी गोली नहीं लगी थी, क्योंकि एनरिक ने जल्दबाजी में गोली चलाई थी। अब वहाँ सभी सर्वेंट से पूछताछ की जाती है, लेकिन उनमें से किसी ने भी वो आवाज़ नहीं सुनी थी और ना ही उनमें से कोई घर में घूम रहा था। रात को जो कुछ वेलेरियाना के साथ हुआ उसे देखते हुए अगली ही सुबह सभी सर्वेंट नौकरी छोड़ देते हैं। अब वहाँ सिर्फ वेलेरियाना बची थी। नौकरी छोड़ने की वजह कुछ और भी हो सकती है, जो कि सिर्फ उन्हें ही पता थी, क्योंकि वो सब भी मायंसी थे। कार्मेन और नटालिया दोनों कोर्ट के लिए निकल जाते हैं, क्योंकि आज कोर्ट अपना फैसला सुनाने वाली थी। कोर्ट में एक बूढ़ी मायन औरत, जो कि उस मैसेकर की सर्वाइवर थी, अपना बयान देती है और बताती है कि पहले उनकी फसलों को जलाया, फिर उनके घर, कपड़े और पालतू जानवरों को भी जला दिया गया, फिर औरतों और बच्चों को आदमियों से अलग कर दिया गया, औरतों का रेप किया गया, फिर एक एक करके उन्हें मार दिया गया, और इस सब का जिम्मेदार है एनरिक। उस औरत ने एंड में एक लाइन बोली कि मैं शर्मिंदा नहीं हूँ आपको बताने में कि मेरे साथ क्या हुआ, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप भी शर्मिंदा नहीं होंगे जस्टिस करने में। उसके बयान के बाद कोर्ट एनरिक की सफाई सुनती है और उसके बाद कोर्ट अपना फैसला सुनाती है। एनरिक को गिल्टी पाया जाता है। ये सुनते ही मीडिया उसे घेर लेती है और अचानक उसकी तबीयत बिगड़ने लगती है, इसलिए उसे जेल से पहले हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है। यहाँ हम देखते हैं कि उसकी तबीयत ज़रा भी खराब नहीं है। ये सब उसका प्लान था। उधर नटालिया और कार्मेन दोनों कोर्ट के फैसले पर बात कर रहे थे। कार्मेन को पूरा यकीन था कि कोर्ट ने गलत फैसला लिया है, जबकि उस औरत का बयान सुनने के बाद नटालिया को लग रहा था कि शायद कोर्ट ने सही किया, क्योंकि उस औरत की आवाज़ में जो दर्द था वो झूठा नहीं हो सकता। ऐसे ही एक हफ्ता बीत जाता है और एनरिक एक हफ्ते से हॉस्पिटल में ही था। इतने में उसके लॉयर ने कोर्ट में प्रूव कर दिया था कि कभी कोई मैसेकर हुआ ही नहीं, और जब मैसेकर ही नहीं हुआ तो एनरिक को सजा किस बात की मिलेगी। उसे तभी बाइज्जत बरी कर दिया जाता है। इस फैसले से कार्मेन बहुत खुश थी, लेकिन नटालिया बिल्कुल भी खुश नजर नहीं आ रही थी, क्योंकि ये प्रूफ है कि उनके कंट्री के सिस्टम में किस हद तक करप्शन है। वो दोनों हॉस्पिटल जाते हैं एनरिक को लेने। वो सब एक एम्बुलेंस में घर वापस आते हैं। लेटोना पूरी तरह से तैयार था, क्योंकि उसे पता था कि लोग भड़के हुए हैं, लेकिन उसने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि उनके घर के बाहर हजारों लोग जमा होंगे, जो कि उनकी एम्बुलेंस पलटने के लिए भी तैयार थे। उसे और सिक्योरिटी बुलानी पड़ती है और तब जाकर वो किसी तरह एनरिक को अंदर लेकर जाते हैं। फिर भी नटालिया और कार्मेन को भीड़ ने नोच डाला था। एनरिक अपने रूम में आराम कर रहा था, तभी उसे फिर से एक औरत के रोने की आवाज़ सुनाई देती है। उसके पास लेटोना बैठा था और वो उससे पूछता है कि क्या उसे किसी के रोने की आवाज़ सुनाई दी।
लेटोना ने कोई आवाज़ नहीं सुनी थी। एनरिक एक विंडो से बाहर देखने लगता है। हजारों प्रोटेस्टर्स के बीच में उसे एक लड़की दिखाई देती है जो कि उसे ही घूर रही थी, और वो लड़की उसी के घर आई थी। वैलेरियाना ने अपने गांव से कुछ लोगों को वहां काम करने के लिए बुलाया था और वो उन्हीं में से एक थी। उसका नाम था एल्मा। वैलेरियाना उससे पूछती है कि बाकी सब कहाँ हैं, तो वो कहती है कि वो डरे हुए हैं इसलिए वो नहीं आए। अब वो क्यों डरे हुए हैं ये तो उन्हें ही पता है। वैलेरियाना उसे पूरा घर दिखा देती है और उसका काम भी उसे समझा देती है। वो उसे किचन दिखा रही थी, तभी अचानक वहाँ अपने आप पानी चलने लगता है। वैलेरियाना उसे इग्नोर करती है और एल्मा को कहती है कि ये घर बहुत ही बड़ा है, इसलिए कई लोगों को यहाँ डर भी लगता है, लेकिन डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो दोनों आराम से सो जाते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि एल्मा सोई नहीं थी, वो वैलेरियाना के ऊपर नजर रखे हुए थी। अगली सुबह वो पूरी फैमिली घर के बाहर जमा भीड़ को देख रहे थे। तभी एल्मा चुपके से सारा को एक फ्रॉक दिखाती है और सारा उसके पीछे पीछे चल देती है। तभी लोग उनके घर पर पत्थर फेंकने लगते हैं और इस अटैक में अचानक सारा उन्हें नहीं मिल रही थी। नटालिया पैनिक कर जाती है और पूरा घर छानने के बाद भी सारा उसे नहीं मिलती। आखिर में वो सर्वेंट्स रूम में जाती है और देखती है कि एल्मा ने सारा का मुंह पानी में डुबा रखा था। वो जल्दी से उसे बाहर निकालती है। तब सारा बताती है कि एल्मा उसे पानी में सांस रोकना सिखा रही थी। नटालिया गुस्से में उसे वहां से ले जाती है। सारा उसे बताती है कि एल्मा 2 बच्चों की माँ है, एक लड़का और एक लड़की, लेकिन वो दोनों ही मर चुके हैं। ये सुनकर नटालिया भी हैरान हो जाती है। रात को एनरिक को फिर से कुछ आवाज़ सुनाई देती है और वो उसे चेक करने जाता है, लेकिन इस बार कार्मेन भी जाग रही थी। एनरिक देखता है एल्मा को जो कि पूल में थी। वो पूल से निकलकर अपने रूम में जाती है और वो भी उसके पीछे पीछे वहाँ पहुँच जाता है। वो देखता है कि सर्वेंट रूम में पानी भरा पड़ा था। एल्मा बाथरूम में थी और वो भी एनरिक को देख लेती है, लेकिन वो उसे कुछ भी नहीं कहती और एनरिक के लिए इससे अच्छा और क्या हो सकता था। लेकिन तभी कार्मेन भी वहाँ पहुँच जाती है और उसके आते ही एल्मा चिल्लाने लगती है कि एनरिक उसे हरास कर रहा है। अब यहाँ फ्लोर से सारा पानी भी गायब हो चुका है। ये हमें दिखाया नहीं गया, लेकिन बताया गया है। एनरिक की इस हरकत से उसका पूरा परिवार शर्मिंदा था और उनके सामने एनरिक की इमेज और ज़्यादा बिगड़ चुकी थी। एनरिक के इस बर्ताव के लिए नटालिया एल्मा से माफ़ी मांगती है। अगली सुबह कार्मेन देखती है कि उसकी आंख अजीब सी हो चुकी थी। अभी से वो ज़्यादा सीरियस नहीं लेती और आई ड्रॉप्स डालकर काम चला लेती है। वो पूरा दिन भी वो अपने घर में कैद होकर बिताते हैं, क्योंकि प्रोटेस्टर की वजह से वो बाहर नहीं जा सकते थे। रात को जब कार्मेन सो रही थी तो उसे एक अजीब सा सपना आता है जिसमें वो 2 बच्चों को लेकर भाग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी से बचने की कोशिश कर रही थी। वो अपने बच्चों को लेकर कहीं छुप जाती है, लेकिन वो इतनी ज्यादा डरी हुई थी कि उसका टॉयलेट निकल जाता है। तभी अचानक वो उठ जाती है और देखती है कि सच में उसका टॉयलेट निकल गया था। अगली सुबह वो नटालिया को इसके बारे में बताती है तो वो कहती है कि इस एज में ये होता है। उधर एल्मा सारा को पूल में सांस रोकने की प्रैक्टिस करवा रही थी, जिसे देखकर लग रहा था कि वो सच में उसकी सांसें रोकना चाहती है। खैर वो उसे पूल से बाहर निकाल लेती है और एक मिसिंग आदमी का पोस्टर दिखाती है जो कि उनके घर के बाहर खड़ा होकर उन्हें ही देख रहा था। ये सब नटालिया भी देख लेती है। अब चिंता की बात यह है कि पोस्टर में जो मिसिंग लोग हैं वो वही लोग हैं जो मैसेकर में मारे गए थे, और इसके बारे में नटालिया को कुछ भी नहीं पता। उस रात भी कार्मेन को वैसा ही सपना आता है। मिलिट्री उसे और उसके बच्चों को घसीट कर ले जा रही थी और चारों तरफ सिर चीखे और गोलियों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। अचानक कार्मेन की आंख खुल जाती है। वो लाइट ऑन करके देखती है कि उसके चेहरे और बॉडी पर कई सारे मार्क्स पड़ गए थे, मानो उसे सच में घसीटा जा रहा था। अब वो भी परेशान हो चुकी थी। उसे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। अगली सुबह एनरिक अपने बेडरूम में कुछ नोटिस करता है और वो वैलेरियाना को बुलाकर उसे दिखाता है। वो कहती है कि ये ब्लैक मैजिक है। वो एनरिक को ले जाकर उसकी झाड़ फूंक करती है। इसके बाद वो एल्मा के साथ मिलकर उस ब्लैक मैजिक को साफ करती है। मीनवाइल नटालिया और कार्मेन देखते हैं कि उनके घर के बाहर खड़े लोग एक सांसों नहीं घूर रहे थे और ये सब मिसिंग पोस्टर वाले लोग हैं। सफाई करते वक्त वैलेरियाना एल्मा से कुछ सवाल पूछती है अपने गांव के बारे में, लेकिन एल्मा के पास एक का भी जवाब नहीं था। वो कहती है कि वो गांव से बाहर रिवर के पास रहती थी जहां पर पहले मिलिट्री कैंप था। रात को सारा चोरी से एनरिक का ऑक्सीजन टैंक ले जाती है, ऑफ कोर्स पानी में सांस लेने के लिए। उसे पानी में डूबने का नशा हो चुका था। उसकी हार्ट लेटोना सुन लेता है और वो घर को छान रहा था। तभी 2 बच्चे उसके हाथ पकड़ लेते हैं और ये वही बच्चे हैं जो कार्मेन को सपने में दिखाई देते हैं। वो दोनों उसे अपने साथ ले जाते हैं। एनरिक भी जाग जाता है और सारा के पीछे वो भी पूल तक पहुंच जाता है, लेकिन पूल में उसे सारा की जगह एल्मा दिख रही थी और वो पूल में फायरिंग करने लगता है। एक गोली सारा के हाथ पर लगकर गुजर जाती है। गन शॉट सुनकर सभी वहां जमा हो जाते हैं और एनरिक को काबू करते हैं। अब उस फैमिली को यकीन हो गया था कि वो पूरी तरह पागल हो चुका है और वो उन सभी के लिए खतरा है। नटालिया उसे बेहोशी का इंजेक्शन लगा देती है। तभी उनके घर के बाहर कई सारे फ्रॉक्स जमा हो जाते हैं और देखते देखते उनके घर को कई सारे मुर्दा लोग घेर लेते हैं। ऊपर से वहाँ कोई औरत अपने बच्चों के लिए रो रही थी। वो सब बहुत घबराए हुए थे क्योंकि ये सब उनकी समझ से परे था। सारा कहती है कि ये एल्मा है जो कि अपने बच्चों के लिए रो रही है। एल्मा ने उसे बताया था कि वो उसके ग्रैंडफादर को बहुत पहले से जानती है और उसने सारा को ये भी कहा था कि कभी डूबना मत।
अब वो सब पूरी तरह दहशत में थे, लेकिन वैलेरियाना को इसके बारे में थोड़ा बहुत पता था। वो उन्हें घर की सारी कैंडल्स इकट्ठा करने के लिए कहती है। वो सब डरते हुए सारी कैंडल्स जमा करते हैं और वैलेरियाना एक रिचुअल करने लगती है। वो उन सब स्पिरिट से माफ़ी मांग रही थी जो उनके घर के बाहर थे, लेकिन इसका कोई असर नहीं दिख रहा था। अचानक सारा की सांसें रुकने लगती हैं और कैरमन को भी कुछ होने लगता है। उसे फिर से वही सब दिखाई दे रहा था। मिलिट्री उसे और उसके बच्चों को ले जा रही थी। वो उसके सामने ही उसके बच्चों को डुबाकर मार देते हैं और वो बस चीखती चिल्लाती रह जाती है। ये सब कर रहा था उसका हस्बैंड एनरिक। बच्चों को मारने के बाद वो उसे भी गोली मार देता है। तब कारमेन को इस सब का मतलब समझ आता है। असल में वो सपना नहीं बल्कि रियलिटी देख रही थी। वो उस सब को खुद जी रही थी जो एल्मा के साथ हुआ था, यानी कि एल्मा ही ला llorona है जो कि उनके घर में बदला लेने आई थी। अब कारमेन को पछतावा हो रहा था, क्योंकि आपको पता ही है कि वो एनरिक को बेगुनाह समझती थी और सोचती थी कि मायन औरतें झूठ बोल रही हैं। इसीलिए एल्मा ने उसे रियलिटी दिखाई, और सिर्फ दिखाई नहीं बल्कि उसे अपनी जगह पर रखा। अब जाकर कारमेन को उनका दर्द समझ आ रहा था। वो एक सेकंड भी वेस्ट नहीं करती और एनरिक का गला घोटकर उसे मार देती है, सपने में भी और रियलिटी में भी। और एनरिक के मरते ही सारी स्पिरिट्स वहां से चली जाती हैं। उसका फ्यूनरल किया जाता है और फाइनली मायंस को जस्टिस मिल चुकी थी। एनरिक की फैमिली की सफरिंग भी उसके साथ खत्म हो चुकी थी, लेकिन एल्मा का बदला भी बाकी था। एनरिक की फैमिली से नहीं बल्कि उसका साथ देने वालों से। जो भी उसके साथ शामिल थे उनकी भी मौत आ रही थी और एल्मा की चीख के साथ यहाँ ही मूवी एंड हो जाती है। तो आपने देखा कि मूवी में ला llorona के लेजेंड को बिल्कुल ही अलग तरीके से दिखाया गया है और इसे ही आर्ट कहते हैं। अगर हम इसे द कर्स ऑफ ला llorona से कंपेयर करें तो ये मूवी इससे कई ज़्यादा बेटर है। वो मूवी बनाई गई थी बिजनेस को ध्यान में रखकर, और ये मूवी बनी है प्योर आर्ट। अगर उसमें से हम जंप्स के हटा दें तो उस मूवी के पास कुछ भी नहीं बचता। उसमें वही कंसेप्ट दिखाया गया था कि ला llorona दूसरे के बच्चों को भी मार देती है, लेकिन इसमें दिखाया गया कि ला llorona दूसरे के बच्चों को बचना सिखा रही थी, ताकि जैसे उसके बच्चे मरे हैं किसी दूसरे के ना मरे। और उसने अननेसेसरी किसी को भी परेशान नहीं किया। उसे सिर्फ एनरिक से बदला चाहिए था और वो लेकर वो चुपचाप चली गई। तो ये बहुत ही बड़ा फर्क है दोनों फिल्म में। ऐसी स्क्रिप्ट से पैसा नहीं छापा जा सकता। पैसा छापने के लिए दूसरे की फैमिली को परेशान होना जरूरी है। तो बाकी लो बजट इंडिपेंडेंट फिल्म्स की तरह ये फिल्म भी खो जाएगी। पहले इसे कोई नहीं जानता तो बाद में तो सवाल ही नहीं उठता। लेकिन मेरा काम है ऐसी पोटेंशियल वाली फिल्म्स को आप तक लाना, ताकि जो ये डिजर्व करती हैं कम से कम उसका थोड़ा बहुत तो इन्हें मिले। ये मूवी हिंदी में अवेलेबल नहीं है, यहाँ तक कि ये इंग्लिश में भी अवेलेबल नहीं है। ये सिर्फ स्पेनिश में अवेलेबल है। आई होप कभी हमें बॉलीवुड में भी ऐसी मूवीज देखने को मिले, क्योंकि हमारे यहाँ तो लेजेंड्स का खजाना है। पता नहीं कितनी स्टोरीज है जिन्हें एक अच्छे तरीके से सिनेमा में दिखाया जा सकता है, लेकिन इसके लिए कोई इंटरेस्टेड नहीं है, क्योंकि फिर स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 और रेस 3 कौन बनाएगा। वही बात है कि इनमें मसाला नहीं है, और मसाले के बिना पैसा कैसे छापेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसे एक लाइक और एक कमेंट जरूर करना, और ऐसे ही छिपे हुए जेम्स देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पर सेट कर लो, ताकि ला llorona के रोने से पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। लेटेस्ट मूवी न्यूज़ और फैक्ट्स जानने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो। वहाँ पर आपको बहुत कुछ एक्स्ट्रा जानने के लिए मिल जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए सबको बाय।